नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है चाय पे चर्चा, अ पॉडकास्ट शो बाय खुशबू सेठ सीजन 4। दिस इज द मंथ ऑफ मार्च और मार्च इज फॉर द अवेयरनेस ऑफ सेरिब्रल पाल्सी और उसके लिए आज हमने एक स्पेशल एपिसोड रखा है हमारे डॉक्टर फ्रेंड्स के साथ और उनका नाम है डॉक्टर करुणा एस सिंह। शी इज एन पीडियाट्रिक एज वेल एज पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट and she has 21 years of experience in this clinical line and she is specialist in early infant movement analysis along with that early intervention. So let's welcome her to our show called चाय पे चर्चा। करुणा जी, आपका स्वागत है हमारे शो पे। नमस्ते, और हमको यहाँ बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सेरेब्रल पॉल्सी के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ हमारे पॉडकास्ट में आए हैं तो हम शुरुआत ही यह अवेयरनेस से करते हैं, तो आप ही हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे ये अवेयरनेस के बारे में जो उनको जानकारी होनी चाहिए? सेरेब्रल पॉल्सी दिव्यांगता होने वाला एक बीमारी है और इसकी जो निदान है वो बहुत लेट होता है और अगर इसका निदान हम बच्चा जब नवजात शिशु है 3 से 6 महीने के अंदर जो मूवमेंट पैटर्न्स होते हैं इससे हम पता कर सकते हैं कि बच्चा सेरेब्रल पॉल्सी होने वाला है या नहीं होने वाला है, किस तरह का सेरेब्रल पॉल्सी होने वाला है इसका भी हम निदान कर सकते हैं। और अर्ली इंटरवेंशन जब आप इस उम्र में शुरू करते हैं तो बच्चा लाइफ टाइम डिपेंडेंट नहीं रहता है, उसकी जो इम्पेयरमेंट्स होती है, दिव्यांगता जो होती है वो कई ज़्यादा हद तक हम मॉडिफाई कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, सो अर्ली इंटरवेंट करना कितना इम्पोर्टेंट है फॉर एन पेरेंट्स टू ऑब्जर्व देयर किड्स एंड टू नो ऑल दिस थिंग? अर्ली इंटरवेंशन ही सब कुछ है। अर्ली इंटरवेंशन के अलावा अब तक दुनिया ने कोई पैतरा इजाद नहीं किया है। बच्चे की मूवमेंट आप शुरू से अगर देखेंगे और ये मूवमेंट्स किस तरह से हो रही है, हलचल कितनी हो रही है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हलचल की जो क्वालिटी है इससे आप पता कर सकते हैं कि ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो नॉर्मल हो रहा है या कुछ अबनॉर्मलिटी ब्रेन में है, उसकी वजह से मूवमेंट्स अबनॉर्मल हो रही हैं। मूवमेंट्स, नवजात शिशु की मूवमेंट्स ब्रेन की ग्रोथ का डायरेक्ट आईना है। तो इसीलिए जैसे ही आपका नवजात शिशु पैदा होता है और यदि कुछ रेड फ्लैग्स जन्म के दौरान, जैसे कि जो बच्चे की नाल होती है वो अगर गले के अटक जाती है, कई बारी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कई बारी बच्चा पैदा होने के बाद में कुछ इन्फेक्शंस पकड़ लेता है, जैसे रुबेला हो गया, साइटोमेगालोवायरस हो गया, या फिर कुछ एक्सीडेंट हो जाए जिसकी वजह से हमारे लिए वो बच्चा ड्यूरिंग डिलीवरी प्रेशियस हो जाता है, राइट? ऐसे बच्चों की मूवमेंट्स पे, इनकी हलचल पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यही बच्चे हैं जो पोटेंशियल न्यूरो डेवलपमेंटल डीले के शिकार होते हैं। न्यूरो डेवलपमेंटल डीले जैसे सेरेब्रल पाल्सी हो गया या कोई भी बीमारी जिससे बच्चे में दिव्यांगता आए। अब दिव्यांगता तो फिजिकल हो गई, मोटर हो गई, लेकिन कई बारी कुछ बीमारियां ऐसी है जो फिजिकली बच्चा खूब अच्छा दिखता है, लेकिन प्रॉब्लम्स जब वो बच्चा स्पीच डीले हो जाता है, आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, स्कूल जाने के बाद लर्निंग में प्रॉब्लम्स आ रही है, ये सारी बीमारियों का जड़ ब्रेन में कुछ इश्यू होना है। और ब्रेन में इश्यू बिना किसी इन्वेजिव टेक्निक, मतलब ना कोई आपने खून निकाल के जांच कराई, ना आपने किसी बड़ी मशीन के अंदर स्कैन कराया, लेकिन फिर भी 98% एक्यूरेसी के साथ अगर बच्चे की मूवमेंट तज्ञ जो हैं, जो जीएमए स्पेशलिस्ट है, उन्होंने देखी और उन्होंने उस पर कमेंट किया, तो ये 100% अश्योरिटी होता है टू अंडरस्टैंड कि बच्चे की डेवलपमेंट सही से होने वाली है या अर्ली इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। सो जीएमए की बात करें तो यू आर हैविंग अ क्वाइट बिग एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, तो हमें इस पे ज़्यादा रोशनी डाल के बताएंगे कि हमारे पेरेंट्स को क्या ऑब्जर्व करना चाहिए, उनकी कौन सी अर्ली मूवमेंट है जिससे एनालिसिस करके हमें पता चल सके, और ये जीएमए क्या होता है? जीएमए ये 1960 से 70s के बीच में
हैंस प्रेक्टिल जो इन्फेंट न्यूरोलॉजी के फादर भी बोले जाते हैं, इन्होंने इजाद किया था ऑस्ट्रिया में। और हम खुद पिछले 10 साल से कई न्यूरोलॉजिस्ट, नियोनेटोलॉजिस्ट, इंटेंसिविस्ट, इन सबको ट्रेन कर चुके हैं जीएमए में। जीएमए बहुत सरल और सिंपल है एंड साइंटिफिकली मोस्ट रिसर्च्ड है। आज की तारीख में जब हम लोग बात कर रहे हैं, जीएमए से ज़्यादा रिसर्च्ड कुछ भी नहीं है। और सबसे अच्छी बात ये है, मुझे जीएमए क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि ये पेरेंट फ्रेंडली है। एक माता पिता अपने बच्चे को देखें, बच्चे की हलचल को देखें, कुछ एक 4-5 रेड फ्लैग्स हैं जो 98% एक्यूरेसी से बताते हैं बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी होगा, ऑटिज्म होगा या नहीं, इसके कुछ बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह होते हैं, वो भी बताते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जीएमए। कई सारे जीएमए एक्सपर्ट्स हमारे अंडर इंडिया के बाहर ट्रेन हुए हैं। जैसे आपने रेड फ्लैग की बात की है, तो आपने एक रेड फ्लैग तो बताया एम्बिकल कॉर्ड वाला, और भी 2-3 रेड फ्लैग्स है, क्या हमारे ऑडियंस को बता सकते हैं वो? राइट, अम्बिलिकल कॉर्ड जब बच्चे की गर्दन के अराउंड एंटेंगल होता है तो वो प्रेशर डालता है गले पर, और उससे बच्चे को जो डिलीवरी के दौरान ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए वो ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है। जब भी ब्रेन को ऑक्सीजन की कमी पैदा होती है तब उस रीजन में सेल डेथ हो जाती है। एंड ये सेल डेथ जो ब्रेन में होती है उसकी वजह से मूवमेंट्स अफेक्ट करती हैं और लाइफ टाइम अफेक्ट करती हैं। अब ये हो गया अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में। हम लोग सब लोग जानते हैं बच्चों को जन्म के बाद पीलिया होता है, नॉर्मल है, लेकिन बच्चे के जन्म के कुछ दिन के बाद जो पीलिया है, जिसको मेडिकल टर्म्स में बिलीरुबिन कहा जाता है, इसकी जो मात्रा है वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चों में ये बिलीरुबिन खुद से नीचे नहीं आता है, तो ऐसे बच्चों को फोटोथेरेपी दिया जाता है, इनको एनआईसीयू में रखा जाता है, और जब सब पैरामीटर्स नॉर्मलाइज हो जाए तब बच्चों को डिस्चार्ज किया जा सकता है। राइट, तो ये हो गया पीलिया। दूसरी बात है, अगर आपका बेबी बहुत ही ज़्यादा लो बर्थ वेट है, राइट, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से बर्थ वेट पे बहुत फ़र्क पड़ता है, और ये बर्थ वेट पे फ़र्क पड़ने की वजह से ब्रेन डेवलप होने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, न्यूट्रिशन जो बोलते हैं हम लोग, वो कम हो जाती है। और ऑब्वियसली ब्रेन पे हमको एक चीज़ एब्सोल्युटली हमारे दिमाग में फिक्स कर लेनी चाहिए, अगर ब्रेन में कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो बच्चे की मूवमेंट, बच्चे के एक्सप्रेशंस और बच्चों की ओवरऑल एक्टिविटी उसमें खराब होनी शुरू हो जाती है। सो ये रेड फ्लैग के अलावा और कौन सी मूवमेंट है जो पेरेंट्स एज एन पेरेंट्स दे कैन ऑब्जर्व इट, कि ये ऑब्जर्वेशन करके पता कर सके कि हमारे बच्चे में ये कुछ दिक्कत आती है? तो ऐसी कुछ स्पेसिफिक मूवमेंट है अदर देन दिस रेड फ्लैग कि वो हम ऑब्जर्व करके एज एन पेरेंट्स यू फील कि ये दिक्कत है और वो हमें जाना चाहिए डॉक्टर के पास? वेरी गुड। सो अगर आपका बच्चा प्री मैच्योर बर्थ है, सबसे इम्पॉर्टेंट, या बच्चे की गर्दन के अराउंड नाल थी, या लो बर्थ वेट है, या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया, अब बच्चा पैदा होने के बाद, राइट, इवन व्हेन द बेबी इज इन द निक्यू, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे की हलचल को ऑब्जर्व करें, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन से ही आपको पता चलता है कि नॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा है या कुछ ब्रेन में गड़बड़ हो रहा है। राइट, अब अगर बच्चा कई बारी अपने हाथ यूं या पैर यूं कंप्लीटली स्टिफ करता है, बहुत डिस्कम्फर्ट दिखता है, ऐसा लगता है बच्चा पेन में है, और उसी स्टिफनेस के साथ शुरू करे और उसी स्टिफनेस के साथ ख़त्म करे, तो ये सेरेब्रल पाल्सी का जीएमए की भाषा में सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। अगर बच्चे की हलचल बहुत ज़्यादा या बहुत कम, ये भी रेड फ्लैग है। यहाँ पे जीएमए में क्वांटिटी से हमको ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्वालिटी से मैटर करता है। बच्चे की शरीर की, पूरे शरीर की हलचल होना बहुत ज़रूरी है, राइट फ्रॉम द हेड टू द टो। It has to happen in a sequence and in variability.
अगर आपका बच्चा वही मूवमेंट्स घड़ी घड़ी दोहरा रहा है, बड़ा रेड फ्लैग है, अपने डॉक्टर से मिलिए, पूछिए क्या हो रहा है। अगर आपका बच्चा थोड़ी मूवमेंट करता है और वाकई बहुत शांत हो जाता है, फिर थोड़ी मूवमेंट करता है, फिर शांत हो जाता है, रेड फ्लैग है, डॉक्टर से मिलिए। अगर आपका बेबी, आप आवाज़ दे, नॉर्मली बच्चा देखेगा आपकी राइट, तरफ, रिएक्ट करेगा, राइट, आपके आवाज़ को इमिटेट करेगा, कूइंग जिसको बोलते हैं, बच्चे की जो नॉर्मल आवाज़ें करने की, अगर बच्चा नहीं कर रहा है, आपके डॉक्टर से मिलिए। ये सब पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत सारे पेरेंट्स इग्नोर भी कर लेते हैं। दे फील लाइक स्लो डेवलपमेंट हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करेगा। इवन इन द स्पीच ऑल्सो बॉयज़ रहते हैं, कम बोलते हैं, बाद में बोलेंगे। सो हाउ यू मेक योर सेल्फ एंश्योर देम, यू नो, उनकी जो डाउट्स है, उनकी ये प्रॉब्लम्स है, आप उनको कैसे एक्सप्लेन करते हो, उनको कैसे समझाते हो? ये बहुत कॉमन है, हमारे कल्चर में भी बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। लड़का है, इसके पापा ने भी लेट बात करी थी, ये भी लेट बात करेगा, इसके मासी ने भी ऐसे ही किया था, तुम्हारी मम्मी ने। सो कई हद तक ये चीज़ें थोड़ी बहुत इन्फ्लुएंस कर सकती है, बट 100% नहीं। कोई बच्चा नॉर्मली डेवलप कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोई एक पैरामीटर से हम लोग डिसीजन नहीं लेते हैं। कई सारी चीज़ें होती है, जैसे अगर सेरेब्रल पाल्सी है तो स्टिफनेस होगा, बच्चा बहुत ही ज़्यादा हमेशा क्रैंकी रहेगा, बहुत ज़्यादा उसको रिफ्लक्स होगा। माने जब बच्चा दूध पीता है, आइडियली हम लोग जब उसको डकार देते हैं, Right. डकार देने के बाद मुंह से दूध नहीं आना चाहिए। जब वो दूध पी रहा है, मम्मी का दूध पीता है, तो अच्छे से निप्पल पे बच्चे लैच करते हैं, अच्छे से सक स्वालो करते हैं। ये सब जब भी नहीं हो रहा है और स्टिफनेस दिख रहा है, बच्चा क्रैंकी है, ऑल द टाइम क्रैंकी है, सोने में बहुत परेशानी हो रही है, ये सारी टोटल मिला के रेड फ्लैग्स दिखते हैं। हम लोग कभी भी कोई एक पॉइंट पे पकड़ के हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट गलत या अटिपिकल हो रहा है। 2-3 चीज़ें आपको हमेशा साथ में दिखेंगी। सो अगर कोई भी आपको डिले ऐसे लग रहा है, तो yes, as a parent you are the first to understand and to pick this delay up, but get it verified from your doctor. And if help is required, you can start with intervention also. So what are the early signs जो kids generally show off, like जब भी autism रहता है तो कौन सी early signs रहती है वो generally वो बताते हैं? So can you tell us few signs so that parents can relate it out? Sure. So autism ये बहुत कॉमन धारणा बन चुकी है कि जो बच्चा आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, जो बच्चे का स्पीच डिले है, जो बच्चा बहुत चंचल है, ये सब ऑटिज़म है। बट ये जब तक आप निदान करते हैं तब तक कम से कम उम्र के 3 से 4 साल निकल चुके होते हैं। एंड फ्रैंकली हमारी इंटरवेंशन की सबसे बड़ी विंडो जो होती है वो है जब आपका बच्चा 2 से 6 से 7 महीने का है। ब्रेन सबसे ज़्यादा इस टाइम पे अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें सीख रहा होता है। अगर अच्छी चीज़ें डायरेक्ट करेंगे इस समय पर, उसकी इफ़ेक्ट्स आपको लॉन्ग टर्म दिखेंगी। अगर रॉन्ग पैटर्न्स आप अगर डिटेक्ट नहीं करते हैं और रॉन्ग पैटर्न्स को नहीं रोकते हैं ये उम्र में, तो लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंटल डिलेज आपको दिखाई देते हैं। नाउ स्पीकिंग अबाउट ऑटिज़म स्पेसिफिकली, अगर आपका नवजात शिशु 3 महीने का हो गया है और आप बुलाने पर देख नहीं रहा है, भले ही गर्दन घुमाने में थोड़ा देर लगा रहा है, बट नॉर्मली अगर अटेंशन नहीं दे रहा है, अगर बेबी का कूइंग जो है, जो आवाज़ करता है बच्चा, अगर ये नहीं हो रहा है, राइट, हम जब बात करते हैं, जैसे मैं खुशबू जी से बात कर रही हूँ तो मैं उनकी तरफ देखती हूँ, Right. मेरी गर्दन, मेरी आंखें, मेरी शरीर की पूरी हलचल Body, उनकी हाँ. तरफ होती है। लेकिन जो बच्चों में ऑटिज्म डेवलप होना शुरू हो रहा है, उनकी आंखें कुछ करती है, उनका चेहरा कुछ करता है और उनकी बॉडी कुछ और करती है। So rhythmic नहीं रहती है सारी चीज़ें, सिंक में नहीं रहती है, अलग अलग हर चीज़, हर सिस्टम अपनी मर्जी से काम करना शुरू करता है और बच्चे की लाइफ खराब होती है।
सो अभी इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब हम देखें तो ऑटिज़म में बहुत सारी बातें होती है, इसकी रिलेटिव बहुत सारी चीज़ें हैं एंड सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म हो चुका है जहां बहुत सारे नॉलेज मिलते हैं। एज बीइंग एन डॉक्टर एंड सिंस 21 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो आपने विदाउट सोशल मीडिया का भी ज़माना देखा है, सोशल मीडिया के साथ भी देख रहे हो, तो आपका क्या कहना है कि किस हद तक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स कि कहाँ तक ये चीज़ें फॉलो करें सोशल मीडिया, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें दे आर नॉट रेलिवेंट और कुछ भी टिप्स दी जाती है। सो एज एन डॉक्टर एंड हैविंग अ सो मच क्लिनिकल एक्सपीरियंस, हाउ यू फील एट हाउ मच पार्ट द पेरेंट्स शुड फॉलो इट आउट? सोशल मीडिया हर चीज़ के जैसे दो पहलू होते हैं, सोशल मीडिया के भी दो पहलू हैं, राइट। एज पेरेंट्स हमको ये चॉइस रखनी चाहिए कि कौन से कंटेंट पे आपको विश्वास रखना चाहिए। हर चीज़ जो सोशल मीडिया पे हो या गूगल पे हो या लेटेस्ट चैट जीपीटी पे हो, ये सब सच नहीं होती है। यू हैव टू हैव अ मेडिकल प्रोफेशनल इन लूप टू एटलीस्ट रिसीव सम रेलिवेंट एडवाइस विच इज़ साइंटिफिकली बैक्ड अप एंड रिसर्च्ड इनफ। कितना आपको सोशल मीडिया पे भरोसा करना है वो डिसीजन प्योरली आपका है। आई एम नॉट हियर टू क्रिटिसाइज और सपोर्ट एनीबडी, बट येस प्लीज़ साइंटिफिक होना बहुत ज़रूरी है। कई सारे चैनल सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे फुल हैं वेयर मेडिकल बैकग्राउंड ना होने के बावजूद ऑल्सो दे आर शेयरिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। आज के ज़माने में आपको इन्फॉर्म्ड होना बहुत ज़रूरी है, राइट। एंड इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट सोर्स से आना बहुत ज़रूरी है। आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है, आपको इन्फॉर्म होना है। चॉइस आपका है। और सोशल मीडिया और विदाउट सोशल मीडिया, जब मैंने काम शुरू किया था खुशबू जी 21 साल पहले, मुझे कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। बहुत लोग सरप्राइज होते हैं जब मैं उनको बताती हूँ कि जो नॉर्मल मेडिकल फटर्निटी में प्रैक्टिस होता है कि आपको ये पेशेंट रेफ़र करने के लिए आपको कुछ देना पड़ता है, लेना पड़ता है। भगवान की दया से हमको ये सब कुछ नहीं करना पड़ा। सोशल मीडिया पे मैंने कभी अवेयरनेस या कुछ शेयर नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब कोई माँ बाप उनका बच्चा मेरे हाथ में देता है वो मेरा ही है, और मेरे बच्चे को मैं दुनिया के सामने ओपन कैसे रखूं। आज की तारीख में मैं अगर सोशल मीडिया यूज़ कर रही हूँ तो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत पावरफुल और सॉलिड प्रोसेस है, रिसोर्स है हर कॉमन मैन तक पहुंचने का। और मुझे ये जो साइंस सिम्टम्स है जो बच्चे को लाइफ टाइम के लिए डिसेबल कर सकता है, ये आप पिकअप कर सकते हैं। और मैं सबसे विनंती करना चाहती हूँ कि हम सब सीख लें कि किस तरह से इनको पिकअप करें, इसीलिए मैं सोशल मीडिया पे आई। सो जाने से पहले आप हमारी न्यू मॉमीज को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि हाउ टू टेक केयर अबाउट द इन्फेंट? कुछ पहली बार मदर्स बने हैं तो उनके लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे? श्योर। मेरी 21 साल की जर्नी में जब भी मैंने कोई बच्चा देखा है, हमेशा एक सवाल मन में आया है, काश मैं थोड़ा पहले इनसे मिली होती। अब इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद और इतने हज़ारों बच्चों को ट्रीट करने के बाद मैं बोलूँगी, अगर आपको अश्योर करना है कि आपका बच्चा एब्सोल्युटली हेल्दी हो और डेवलपमेंट एब्सोल्युटली नॉर्मल हो, तो आपको इसकी शुरुआत राइट फ्रॉम द डे यू प्लान टू कंसीव तब से करनी चाहिए। और इसके लिए आपको आपकी न्यूट्रिशन, आपकी हेल्थ, मेंटल एंड फिज़िकल दोनों का ध्यान रखना चाहिए। जब आप ये सब शुरू से करेंगे, बच्चा कंसीव होने के पहले से न्यूट्रिशन की, मेंटल वेलनेस की, सब एक्सरसाइज की, सब चीज़ की जब आप अच्छे से केयर करेंगे तो आप अश्योर्ड रहेंगे कि बेबी अंदर हेल्दी डेवलप हो रहा है और पूरा समय जो भगवान ने बोला है कि तुमको माँ की कोख में रहना है उतना वो रहेगा। और नई मॉम्स जिनको अभी अभी बेबी हुआ है, सबसे इम्पॉर्टेंट है आप जब हॉस्पिटल में है, आप अपनी डॉक्टर्स की हेल्प से ये सीख लें कि बेबी को निप्पल पे किस तरह से लैच करना चाहिए, बच्चे को अच्छे से सकिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर सकिंग नहीं हो रहा है, जब तक आपको हेल्प नहीं मिले, प्लीज़ कीप आस्किंग, बिकॉज the mother's milk is the basic nutrition for the next 6 months. I have seen several delays
जो कि बच्चा लैच नहीं कर पा रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था ब्रेन में, लेकिन लैच नहीं कर पा रहा था। जब लैच नहीं कर पाएगा तो सक नहीं कर पाएगा, सक नहीं कर पाएगा तो न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट न्यू मदर्स एब्सोल्युटली emphasize on good sucking so that the nourishment to the baby is going absolutely well. आप अपने बच्चे का पोजीशनिंग सीख ले। अगर आपको पता चल गया है शुरू में ही कि बच्चा पैदा होने के बाद तुरंत रोया नहीं था, या फिर बच्चे के गर्दन के अबव आपकी बच्चे की नाल अटकी थी, तो ये सब अगर रेड फ्लैग्स के साथ ही आपका बच्चा पैदा हुआ है, सो ऐसी मदर्स को ज़्यादा सतर्क होना है और ज़्यादा उसकी हलचल पे ध्यान देना है। कभी भी आपका दिल ये बोले कि नहीं मुझे ये हलचल ठीक नहीं लग रही है, तो प्लीज़ अपने आप को रोकिए मत, अपने नज़दीक की डॉक्टर से बात करिए और जीएमए असेसमेंट के लिए आप दुनिया के किसी भी कोने से बस एक छोटा सा व्हाट्सएप पे वीडियो लेके भेज दीजिए एंड अश्योर्ड रहिए कि ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। Amazing. Thank you so much for giving us so much tips regarding the kids and infants. They are needed, you know, because the new mommies needs all this tips. And जाने से पहले हम आपको acknowledge करना चाहेंगे with Thank this small Thank you momentum very from much. our side. Thank you very much. थैंक यू सो मच। सो दर्शकों, करुणा जी के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके यू नो ऑल द डिटेल्स आर मेंशन ओवर हियर। आप उनको कुछ पूछना चाहते हैं रिलेटिव टू दिस एपिसोड, गो डाउन, यू कैन कमेंट इट आउट, शी विल आंसर टू इट। एंड आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नए एपिसोड के साथ, नए गेस्ट के साथ। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।